ट्रांसपोर्टेशन लाइफ प्रोसेस का थर्ड कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहा है। तो वी हैव सीन प्रीवियस सेक्शन, हमने प्रीवियस सेक्शंस में पढ़ा अभी रिसेंटली तो कि ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडी के अंदर। और हमें पता है कि ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, और जो उसके अंदर फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसे प्लाज्मा कहते हैं। और उसी फ्लूइड में सेल सस्पेंडेड होते रहते हैं, मतलब इधर से उधर मूवेबल होते हैं, उसे कहते हैं सस्पेंडेड। तो उसी में वो सस्पेंडेड होते हैं ये। तो नेक्स्ट है प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजनियस वेस्ट को यानी वेस्ट प्रोडक्ट को डिज़ोल्व फॉर्म में। लेकिन जो O2 है वो होमोग्लोबिन पिक करता है, उसे होमोग्लोबिन पिक करता है जो रेड ब्लड सेल में होता है, तो होमोग्लोबिन पिक करता है। मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट आर आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो ब्लड के फंक्शन है ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो इसमें लिखे हैं। ब्लड क्या है? तो ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, fluid connective tissue which have the plasma and the cells are suspended on the blood. Next पूछेगा तो blood transport food, carbon dioxide, nitrogen waste in dissolved form and O2 and salt also they transport. अब यहाँ तक तो हो गया ये ब्लड का फंक्शन। अब कहता है किसी भी चीज़ को ट्रांसपोर्ट होने के लिए, इधर से उधर मूव करने के लिए कोई और सपोर्ट भी चाहिए होगा, जैसे ये मैनी अदर सब्सटेंस लाइक सॉल्ट एंड आल्सो ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड। तो वी दस नीड ए पंपिंग ऑर्गन। एक पंप क्या ऑर्गन? देखो हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर हार्ट होता है, हमें ब्रेन में ब्रेन यहाँ होता है, यहाँ भी हार्ट पहुँचाना होता है, लास्ट में तुम्हारे लेग्स में होता है, टोइज में, तुम्हारे फिंगर्स में। हार्ट को ये पंप ब्लड को बहुत दूर दूर तक जाना होता है। तो ब्लड को ऐसा कोई पंप चाहिए जो उसे धक्का मार सके, पुश कर सके कि वो ब्रेन तक भी पहुँचे, नीचे तुम्हारे पैरों तक भी पहुँचे, तुम्हारे फिंगर्स तक भी पहुँचे, यानी ईच एंड एवरी पार्ट तक ब्लड को पहुँचाने के लिए, पुश करने के लिए हम पे एक पंपिंग ऑर्गन होना ज़रूरी है। उस पंपिंग ऑर्गन का नाम है हार्ट, और यहीं से ट्रांसपोर्टेशन शुरू होता है। तो दस वी नीड ए पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। ये हमारा पंपिंग ऑर्गन। तो ब्लड किसके थ्रू पंप होता है? हार्ट के थ्रू। तो हार्ट इज़ अबाउट है क्या? तो सबसे पहले हार्ट क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो उतना ही बड़ा होता है जितनी तुम्हारी फिस्ट होती है, यानी तुम्हारी मुट्ठी होती है, सिर्फ उतना ही साइज़ होता है उसका। कोई पान की शेप की जैसा नहीं होता, कोई हार्ट की शेप नहीं होती, वो एक फिस्ट की तरह ही लगता है लुक वाइज भी। बिकॉज बहुत ऑक्सीजन, अब यहाँ से ये किसी का आंसर है क्योंकि बिकॉज से क्वेश्चन शुरू है। बिकॉज विद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड, द हार्ट हैज़ टू डिफरेंट चैम्बर। अब हार्ट को डिफरेंट चैम्बर की ज़रूरत पड़ती है। क्यों ज़रूरत पड़ती है? हार्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, और ऐसा क्यों ज़रूरत पड़ती है उसे वो भी देखो। जब लंग्स, अभी हमने लंग्स के बारे में पढ़ा, तो लंग्स ने ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से लाया गया, और वो लंग्स के से पहले कहाँ आता है? हार्ट में ही आता है। और पूरी बॉडी में से जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है जिसे वापस जाना होता है हमारी बॉडी से बाहर, वो भी पहले कहाँ आता है? हार्ट में ही आता है। तो हार्ट में ब्लड लंग से भी आता है और कहाँ से आता है? बॉडी से भी आता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है, जबकि ये जो आ रहा है वो प्योर लंग से जो आ रहा है वो ऑक्सीजन वाला ब्लड है। दोनों को क्या नहीं होने देना? मिक्स नहीं होने देना। तो इसलिए सेपरेट सेपरेट चैम्बर होना ज़रूरी है। अब यहाँ ये पहुँचेगा और यहाँ से ये द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला लंग्स पे द्वारा जाएगा ताकि ये हमारी बॉडी से बाहर चला जाए। और जो यहाँ पर आया है अभी लंग्स से ऑक्सीजन वाला, उसे हार्ट हमारा पंप करेगा और उसे हमारी बॉडी में सेंड कर देगा। तो इसलिए हमारी बॉडी में हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं उनके हार्ट के 4 ही चैम्बर होते हैं, क्योंकि उन्हें एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उन्हें कभी मिक्सिंग नहीं होने देना होता ऑक्सीजनेटेड ब्लड को और डीऑक्सीजनेटेड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को। तो इसके पास 4 चैम्बर हैं, ये मेंशन है इसीलिए बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय ब्लड। ब्लड को दोनों को ही ट्रांसपोर्ट करना होता है, ऑक्सीजन को भी और कार्बन डाइऑक्साइड को भी। तो हार्ट में ऐसी 4 चैम्बर बनाए जाते हैं ताकि प्रिवेंट हो सके कि उनकी मिक्सिंग ना हो विद द ब्लड की कंटेनिंग कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हैज़ टू रीच द लंग्स। कहाँ पहुँचाना होता है? जो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड है उसे लंग्स तक पहुँचाना होता है, और फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाए। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, और जो लंग्स से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया है वो ब्रॉड बैक टू द हार्ट, वो दिल तक पहुंचना है, द्वारा हार्ट तक पहुंचना है। और दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड इज देन पंप रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर इस ब्लड को हार्ट पंप करके रेस्ट ऑफ द बॉडी तक पहुंचा देगा। अब देखते हैं थोड़ी सी डायग्राम क्लोजली। ये बुक की डायग्राम नहीं है, बाहर से बनाई गई है।
तो सबसे पहले आपके पास क्या क्या चीज़ आती है। पल्मोनरी वेन से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर होता है, ये पल्मोनरी वेन है। लंग से जो जुड़ के आती हैं वेन्स, वेसल्स, उन्हें पल्मोनरी कहते हैं। तो यहाँ से ऑक्सीजन वाला ब्लड आया, तो प्योर ब्लड आ गया, वो यहाँ से वॉल्व वी से यहाँ एंटर कर जाएगा, ठीक है। जब ये लेफ़्ट वेंट्रिकल पहुँचेगा तो ये 4 चैम्बर हैं। पहला लेफ़्ट आर्ट्रियम, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल, इधर वाले राइट हैं, पहले लेफ़्ट पढ़ लेते हैं। तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है और ये लेफ़्ट आर्ट्रियम हो गया और ये हो गया तुम्हारा लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो यहाँ से पल्मोनरी वेन के थ्रू लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर हुआ आर्ट्रियम में। आर्ट्रियम से ये ब्लड एंटर हुआ लेफ़्ट वेंट्रिकल से। जब लेफ़्ट वेंट्रिकल अपने आप को श्रिंक कर लेता है या कहो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, सिकुड़ लेता है, तब ये ब्लड यहाँ से बाहर निकल जाता है, जिसका नाम है मेन आर्टरी, जिसे एरोटा भी कहते हैं। तो मेन आर्टरी से बॉडी तक पहुँचता है। बॉडी के ईच एंड एवरी पार्ट तक ऑक्सीजन वाला ब्लड इस तरह से पहुँचता है। तो एक तरफ का रास्ता समझ में आया, पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड, ऑक्सीजन वाला ब्लड लेफ़्ट आर्ट्रियम में एंटर करता है और फिर लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ़्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो ब्लड एरोटा के थ्रू पूरी बॉडी में पहुंच जाता है। अब करते हैं दूसरी साइड। दूसरी साइड के लिए पूरी बॉडी से ऑक्सीजनेट कार्बन डाइऑक्साइड वाला, जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो वो डीऑक्सीजनेटेड हो गया। वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट के अंदर आता है राइट आर्ट्रियम से। तो राइट आर्ट्रियम से अंदर आया, फिर वो यहाँ पहुँचा राइट वेंट्रिकल में। जब राइट वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट होगा यानी सिकुड़ेगा, तो वो यहाँ से जब ये स्क्वीज़ हो जाता है, दब जाता है, तो ये तुम्हें देखोगे तो ये ब्लड अब यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ पहुँच जाएगा, दोबारा लंग्स पे, क्योंकि इसके पास कार्बन डाइऑक्साइड है और उसे हमारी बॉडी से बाहर निकलना है, तो लंग्स के पे पहुँचाएगा और लंग्स एक बार फिर इसे एक्सहेल करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगा। तो इसे पल्मोनरी, तो याद करने के लिए जो भी लंग से जुड़ी हुई वेन्स हैं उन्हें, या वेसल्स हैं, उन्हें पल्मोनरी कहते हैं। तो जो लेके आती है लंग से वो पल्मोनरी कहलाती है, और जो वापस लंग्स पे लेके जाती है वो भी पल्मोनरी कहलाती है। लेकिन जो लेके आती है वो पल्मोनरी वेन होती है और जो लेके जाती है वो पल्मोनरी आर्टरीज होती है। ओके। और दूसरी जगह जो बॉडी से ब्लड को लाए वो कहलाती है तुम्हारी वेना कावा, मेंशन नहीं है वेना कावा, और जो बॉडी में लेके जाए वो कहलाती है मेन आर्टरी। ये मेन वेन है जो लेके आती है बॉडी। दोनों में मेन वर्ड जुड़ता है। दोनों में कौन सा वर्ड जुड़ेगा, मेन। जो बॉडी से लाएगी कार्बन डाइऑक्साइड वाले ब्लड को वो मेन वेन है, और जो बॉडी में लेके जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजनेट वाली ब्लड को, ऑक्सीजन वाले ब्लड को, वो मेन आर्टरीज है। तो ये डायग्राम अपने दिमाग में रखो कि कहाँ से कौन आता है, किसका नाम क्या है, तभी आपको कुछ फ़ायदा होगा। अब इसको एनसीईआरटी में से पढ़ते हैं, जो अभी डायग्राम में समझा था। तो स्टार्ट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। द प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप, ऑक्सीजन रिच ब्लड यानी ऑक्सीजन वाला ब्लड फ्रॉम द लंग्स से कम टू द थिन वॉल अपर चैम्बर। कहाँ आता है ये डिफरेंस में आएगा, आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स के डिफरेंस में लाइन आएगी कि आर्ट्रिया की वॉल्स थिन होती हैं जबकि वेंट्रिकल्स की थिक होती हैं। तो ये काम आएगी लाइन। तो इसलिए पहली लाइन कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से आता है थिन वॉल अपर चैम्बर में, जिसे कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। द लेफ्ट आर्ट्रियम रिलैक्स होता है व्हेन इट कलेक्टिंग दिस ब्लड। नेचुरल है, अगर उसमें ब्लड शांति से आ रहा है, कुछ काम नहीं है, तो वो उस समय रिलैक्स मोड में होता है, तो बहुत ही रिलैक्स होता है, तो ब्लड उसमें इकट्ठा हो जाता है, कलेक्ट हो जाता है। इन देन कॉन्ट्रैक्ट, और फिर जब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है, तो वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, उस समय द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाता है। जब ये स्क्वीज़ होता है, कौन सा वाला, जब ये ऊपर वाला लेफ्ट वह तुम्हारा आर्टरी स्क्वीज़ हो जाता है, तो यहाँ से जो ब्लड है वो दूसरे लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच जाता है, यानी कि नीचे आ जाता है ब्लड। ये सिकुड़ गया मतलब पिचक गया, तो ये ब्लड यहाँ आ जाता है। बीच में वॉल होता है V1 वॉल,
क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा, इसे भी अभी कॉन्ट्रैक्ट होना है, यानी इसे भी पिचकना है। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड वापस आर्टरिया में ना पहुंच जाए, इसलिए यहाँ वॉल्व लगे होते हैं। तो वॉल्व का काम पूछते हैं, व्हाट इज़ द फंक्शन। तो ये बैक फ्लो को रोकता है ब्लड के। तो यहाँ तक हमारा ब्लड पहुँचा। इट देन कॉन्ट्रैक्ट वाइल द नेक्स्ट चैम्बर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड। उस समय लेफ्ट वेंट्रिकल एक्सपेंड हो जाती है ताकि ब्लड ट्रांसफ़र हो जाए टू इट। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट, अब जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, द ब्लड इज पंप आउट ऑफ द बॉडी, और ब्लड पहुंच जाता है बॉडी में। एक पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो लंग्स से हार्ट के अंदर आया। तो वो पहले किस में आया, लेफ्ट आर्टरियम में। फिर जब लेफ्ट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो वाया वेंट्रिकल्स में, और जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो वो पहुंच गया तुम्हारा पूरी बॉडी में। अब दूसरी तरफ का पढ़ो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया फ्रॉम द बॉडी, सारा कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जिसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, वो पूरी बॉडी से आया। और वो आया कहाँ, राइट चैम्बर में, आर्टरियम में, यानी राइट आर्टरियम में। और जब वो भर रहा था तो वो एक्सपेंड था, एज इट एक्सपेंड, क्योंकि वो उस समय खुला हुआ था, आराम से एक्सपेंड हो रखा था कि आ जाओ भर लो, फिल कर लो। एज द राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट, जब राइट आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ जाता है, द क्रॉसपॉन्डिंग लोअर चैम्बर द राइट वेंट्रिकल डायलेट्स हो जाता है, यानी वो खुल जाता है, और अब वो ब्लड वहाँ पहुँच जाता है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल विच टर्न पम्प टू द लंग्स। अब वो वेंट्रिकल से द्वारा पंप होगा, राइट वेंट्रिकल से एक बार फिर पंप होगा और पहुंचेगा कहाँ, लंग्स के पास। क्या होने के लिए, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, मतलब एक बार फिर ऑक्सीजन लाने के लिए। वो ब्लड जा रहा है वहाँ, ब्लड नहीं हमारे शरीर से बाहर जाना, ब्लड ने लंग्स को हमारे वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ के ऑक्सीजन को लेके वापस आना है। तो ब्लड जा रहा है पंप होके लंग्स के पास, लेकिन सिर्फ ऑक्सीजनेट होने के लिए, यानी ऑक्सीजन को लाने के लिए। सिंस वेंट्रिकल हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन, पंप करना पड़ता है इसको वेरियस ऑर्गन में भेजने के लिए ब्लड को, तो उसकी जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं देन द आर्टरिया से। तो पहले इतने में ही देखो आर्टरिया और वेंट्रिकल्स में डिफरेंट। तो अगर डिफरेंस होगा तो पहले कहोगे कि देयर आर द अपर चैम्बर्स जो होते हैं वो आर्टरियम कहलाते हैं, जबकि लोअर चैम्बर वेंट्रिकल। पहला डिफरेंस, आर्टरियम में जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करते हैं लंग्स से, और डीऑक्सीजनेटेड रिसीव करते हैं बॉडी से। और ऑन द अदर हैंड वेंट्रिकल्स क्या करते हैं, वेंट्रिकल रिसीव करते हैं ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्टरियम और राइट आर्टरियम से, और भेजते हैं एक बार लंग्स में और एक बार बॉडी में। और तीसरा है कि उनकी जो वॉल्स होती है आर्टरिया की वो बहुत पतली होती हैं, थिन होती हैं, और जबकि वेंट्रिकल्स की जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं। तो ये 3-4 डिफरेंसेस हो जाते हैं छोटे छोटे से जो मिल गए यहाँ पर। अब ये है वॉल, अभी बताया था वॉल हमेशा बैक फ्लो रोकता है। यहाँ भी राइट आर्टरियम पे जब ब्लड आया था तो उसके बाद वो राइट ही वेंट्रिकल में गया और उसके बाद उसे लंग्स में जाना था, लेकिन जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड इस तरफ ना चला जाए, इसलिए यहाँ क्या लगा होता है, वॉल। जब यहाँ से यहाँ ब्लड आ रहा होता है तब यहाँ वॉल लगे होते हैं। तो 1, 2, 3 इस तरह के डिफरेंट वॉल्स होते हैं। जब उनकी ज़रूरत नहीं होती, जैसे एक दरवाज़ा होता है, जब उसकी ज़रूरत नहीं होती तो वो बंद हो जाते हैं, जब उसकी ज़रूरत होती है तो वो खुल जाते हैं। तो इस तरह से ये वॉल्व का काम है कि वो बैक फ्लो रोकता है। तो वॉल्व इंश्योर करता है दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड, वो वापस ना आ जाए व्हेन द आर्टरिया और वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट। जब आर्टरिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और वेंट्रिकल्स में ब्लड को जाना होता है तब भी वो बैक फ्लो ना कर दें, और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड को बाहर जाना होता है हार्ट से तब भी वो किसी और जगह ना घुस जाएं। तो इसलिए वो इंश्योर करते हैं कि ब्लड का बैक फ्लो ना हो जाए। डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सेपरेट होना बहुत ज़रूरी होता है जो भी वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो मैमल्स हैं चाहे बर्ड्स हैं। 9th का चैप्टर पढ़ा था तुमने, तो उसमें तुम्हें पता है बहुत सारे होते हैं जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं। जो कोल्ड ब्लडेड होते हैं उनका बॉडी टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। तो द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट। सच एनिमल लाइक एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, इनके पास 3 चैम्बर या 2 चैम्बर हार्ट होते हैं और उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऐसी ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के मिक्सिंग होने से, क्योंकि उन्हें इतनी एनर्जी चाहिए ही नहीं होती। हमें या बर्ड्स को या सारे मैमल्स को एनर्जी ज़्यादा मेनली सिर्फ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए चाहिए होती है।
कॉन्स्टेंटली यूज एनर्जी मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर। ये मत सोचो कि बर्ड्स को उड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, हमें चलने के लिए या एक्टिविटीज़ के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, नहीं। हमारी सबसे ज़्यादा एनर्जी जो कंज्यूम होती है वो मेनली हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में होती है, क्योंकि हम वार्म ब्लडेड है, हम अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट अपनी बॉडी का टेम्परेचर नहीं बदल सकते, तो हमें उसे मेंटेन करके रखना पड़ता है, इसलिए सारी एनर्जी यूज़ होती है। तो हमें पूछा जाता है कि डबल सर्कुलेशन का हमारी बॉडी में हार्ट में स्पेशली ब्लड 2 बार आता है, तो इसका कोई फ़ायदा होता है? हाँ, बहुत बड़ा फ़ायदा होता है, इससे ब्लड मिक्स नहीं होता। तो ये इस पैराग्राफ में यही क्वेश्चन मेनली है कि इससे क्या फ़ायदा होता है। द सेपरेशन ऑफ द राइट एंड साइड एंड द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज़ यूज़फुल। ये बहुत यूज़फुल है क्योंकि ये ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, और ऐसा सेपरेशन अलाउ करता है हाईली इफ़िशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। इससे बहुत ज़्यादा सप्लाई मिलती है ऑक्सीजन की बॉडी को, और ये यूज़फुल होता है कि हाई एनर्जी नीड वाले एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन्हें ये एनर्जी मिल जाए, विच कॉन्स्टेंटली यूज़, जो वो लगातार यूज़ करते हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। एक नज़र इस डायग्राम पे भी मारते हैं। देखिए, ये आया पल्मोनरी वेन लेके आई है, ये पल्मोनरी वेन लेके आई है तुम्हारे लिए ऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड। जो रेड होता है शो करते हैं वो ऑक्सीजन वाला ब्लड होता है, जो ब्लू होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड होता है। तो देखो ये लंग्स को दिखाया गया है, ये लंग्स की कैपिलरीज हैं। तो ये लंग्स से आया तुम्हारे लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स में गया, और वेंट्रिकल से ये पूरी बॉडी में गया। फिर पूरी बॉडी में सेल्स ने इसे यूज़ किया ऑक्सीजनेशन करने के लिए, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करने के लिए, और उसका जो एंड प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज़ हुआ, और वो कार्बन डाइऑक्साइड एक बार फिर ब्लड के थ्रू वापस हार्ट में पहुंच गया, 2 बार पहुंच गया। इसके बाद ये पहुंच गया राइट आर्ट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, और राइट वेंट्रिकल से एक बार फिर लंग्स में आएगा। तो हार्ट में ब्लड 2 बार आया, एक बार बॉडी से आया और एक बार लंग से आया। तो हार्ट में 2 बार आया, तो इसको कहते हैं डबल सर्कुलेशन। तो हमारी मैमल्स में या बर्ड्स में डबल सर्कुलेशन होता है ब्लड का, तो इसलिए इसे डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। लेकिन फिश जैसे एनिमल्स में, उसमें ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ 2 ही चैम्बर हार्ट होते हैं, उनमें एक ही बार सर्कुलेशन होता है, एक ही बार बॉडी से अंदर आता है, बाहर जाता है, फिर अंदर आता है, बाहर जाता है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही चैम्बर हैं। तो एक से अंदर आता है, एक से बाहर जाता है, और उसमें मिक्सिंग भी होती है क्योंकि वो कोल्ड ब्लडेड है, तो मिक्सिंग को झेल लेते हैं, उन्हें कोई खास इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ता नहीं। पढ़ते हैं फिश के लिए। फिश ऑन द अदर हैंड हैव 2 चैम्बर ऑफ द हार्ट। ये तुम्हारे फिश का मुंह है, यहाँ से जब वो पानी को इंटेक करती है, ऑक्सीजन वाले पानी को इंटेक करती है, तो यहाँ गिल्स होते हैं, ये गिल्स यहाँ से ऑक्सीजन को पिक कर लेते हैं, और जो भी एक्सेस पानी इसने अंदर लिया था, क्योंकि पानी अंदर उसे यूज़ तो करना नहीं इतना पानी, तो जो पानी उसने एक्सेस लिया था वो यहाँ से होल से बाहर निकल जाता है। लेकिन यहाँ से ऑक्सीजन सारी बॉडी में फिर सेंड कर दी जाती है, पानी बाहर, ऑक्सीजन अंदर। फिर ऑक्सीजन जब यूज़ हो जाती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करती है, और वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस दोबारा गिल्स के पास आती है, और गिल के थ्रू फिर दोबारा कहाँ निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। यानी कि जो भी है ऑक्सीजन वाला, यानी एक ही सर्कुलेशन होता है, ब्लड एक ही बार आता है हार्ट में। तो फिशेज ऑन द अदर हैंड हैव ओनली 2 चैम्बर ऑफ देयर हार्ट, एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, एंड पास डायरेक्टली टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, और फिर उस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में भेज देते हैं। दस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट। तो हार्ट में तो एक ही बार गया। द फिश ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ द पासिंग थ्रू द बॉडी। ऑन द अदर हैंड जो हमारे हार्ट में है ये 2 बार जाता है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यूज़ होता है। व्हाट इज़ द डबल सर्कुलेशन और व्हाई इट इज़ नेसेसरी फॉर द मैमल्स। इस पैराग्राफ में मेंशन है ब्लड की डिफरेंट वेसल्स। तो ब्लड की 3 टाइप की वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। पहले आर्टरीज और वेन्स के बारे में ही पढ़ते हैं। वेन्स और आर्टरीज का डिफरेंस आएगा, जैसे आर्ट्रिया और वेंट्रिकल्स का था, वो आर्ट्रिया है और ये आर्टरीज है, दोनों में थोड़ा फ़र्क है स्पेलिंग में। आर्टरीज सिर्फ ब्लड वेसल्स होती हैं, जबकि आर्ट्रिया चैम्बर थे, ब्लड उसके हार्ट के क्या थे, चैम्बर था, जबकि ये तुम्हारी ब्लड वेसल्स होती हैं। अब ये ब्लड वेसल्स में आर्ट्रिया का अपना, आर्टरीज का अपना काम है, तो वो काम क्या है? आर्टरीज आर द वेसल विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। तो वो हार्ट से दूर लेके जाती हैं। तो जैसे कि हार्ट से जो ऑक्सीजन वाला ब्लड था वो बाहर लेके जा रही थी मेन एरोटा, यानी मेन आर्टरी।
वो लेके जा रही थी, और जब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के पास जाना था तब भी उसको लेके जो जा रही थी वो आर्टरी ही लेके जा रही थी, वो पल्मोनरी आर्टरी थी। यानी आर्टरीज ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं, ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाती हैं। तो जो लेके आती है पास, उसका नाम बता दो, जो मतलब कौन कहाँ लेके जाती है। तो मेन आर्टरीज़ है वो बॉडी में लेके जाती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, और जबकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स पे लेके जाती है वो है पल्मोनरी आर्टरी। तो पहला काम पता चल गया। तो दूसरा, सिंस द ब्लड एमर्ज फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, इसी का दूसरा पॉइंट है ये, अंडर हाई प्रेशर, क्योंकि ब्लड को जब बाहर जाना होता है तो वो हाई प्रेशर से बाहर जाता है। द आर्टरीज हैव थिक, इसलिए जो आर्टरीज वाली वेसल्स हैं वो थिक होती हैं, इलास्टिक होती हैं। अब आ गया इतना, 2 पॉइंट दिए मैं इसके। अब वेन्स के पॉइंट आएंगे। वेन कलेक्ट करती है ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन से, पल्मोनरी वेन लाती है, यानी कि वेन्स ब्लड को रिसीव लेके आती हैं बाहर से हार्ट के अंदर। तो पल्मोनरी वेन्स लंग्स से ब्लड को लेके आती है। पल्मोनरी वेन्स कहाँ से आती है? लंग्स से ब्लड को लेके आती है। और जो मेन वेन है, वेना कावा है, वो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक बार फिर हार्ट में लेके आती है। तो वेन्स कलेक्ट करती हैं ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन से एंड ब्रिंग इट बैक टू द हार्ट के पास लाती हैं। दे डोंट नीड थिक वॉल्स, तो इसकी वॉल्स थिक नहीं होती क्योंकि इसको ब्लड को ज़्यादा लॉन्गर प्रेशर के लिए रखना नहीं होता। इंस्टीड दे हैव वॉल्स। तो इसमें 3 डिफरेंस हैं, बहुत ही बारीक बारीक। तो तीनों डिफरेंस पता चल गए। पहला डिफरेंस है, आर्टरीज ब्लड को अवे दूर लेके जाती हैं हार्ट से, और वेन्स ब्लड को हार्ट में लेके आती हैं। दूसरा, आर्टरीज की वॉल्स थिक होती हैं क्योंकि वो बहुत प्रेशर से ब्लड को आगे ले जाती हैं, जबकि वेन्स की वॉल थिक नहीं होती। वेन्स में वॉल्व्स होते हैं क्योंकि उसे बैक फ्लो रोकना होता है, और जबकि आर्टरीज में वॉल्व्स नहीं होते। तो ये 3 डिफरेंस हो गए इसके। कैपिलरीज के बारे में, 3rd टाइप की वेसल है जिसका नाम है ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज क्या है उसे समझने के लिए एक चीज़ पढ़ते हैं। सपोज़ ये एक सड़क जा रही है, यहाँ से सामान आता है इस सड़क पे, लेकिन अंदर गलियों में सामान लेके जाना है। तो ये जो सामान है गलियों में ले जाने वाला, ये काम है एक तरह से ब्लड कैपिलरीज का। ये वेन या आर्टरीज है, यहाँ से मटेरियल मूव करता है, लेकिन जब अंदर ले जाना होता है तो कैपिलरीज ले जाती है। कैपिलरीज के आसपास सेल होते हैं बहुत सारे। तो यहाँ पर, और जो कैपिलरीज होती है वो सिर्फ सिंगल सेल से बनी होती हैं। तो वो सिंगल सेल से बनी होती हैं तो वो डिफ्यूज़ करती हैं ऑक्सीजन को या फूड मटेरियल को, और सेल उन्हें पिक कर लेते हैं। और जो सेल डिफ्यूज़ करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या वेस्ट प्रोडक्ट, वो कैपिलरीज रिसीव कर लेती हैं। तो ये जो अलग अलग हैं, यहाँ से कैपिलरीज अंदर जा सकती हैं। तो ये कैपिलरीज यहाँ पर एक कनेक्शन का काम करती हैं, क्या छोड़ना है क्या ले जाना है। तो ये एक मीडिएटर का काम करती हैं, इसका काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब पढ़ते हैं कैपिलरीज के बारे में बुक से। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, जब भी वेन्स या आर्टरीज किसी ऑर्गन या टिश्यू के पास पहुंच जाती है तो आर्टरी डिवाइड हो जाती है स्मॉलर स्मॉलर वेसल्स में टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल इंडिविजुअल सेल, ताकि हर ब्लड जो है हर एक सेल तक पहुंचे, जैसे बताया था अभी। तो ये तो मेन है, लेकिन वो अंदर छोटे छोटे टुकड़े वो बांट देती है ब्लड कैपिलरीज में, ताकि हर एक सेल के पास ब्लड पहुंच सके, क्योंकि हर आर्टरीज या वेन्स वहाँ तक नहीं पहुंच सकती। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल विच आर थिन 1 सेल थिक होती है, मतलब उसकी जो कैपिलरीज की जो वॉल है वो सिर्फ एक सिंगल सेल से बनी होती है, सिंगल सेल थिक होती है, यानी बहुत ही बारीक होती है, बहुत प्रीमेबल होती है, उसके अंदर बाहर चीज़ें जा सकती है, एंड आर कॉल्ड कैपिलरीज। तो ये कैपिलरीज है। डिफाइन सोचो तो यहीं से शुरू है। द स्मॉलेस्ट वेसल हैव वॉल्स विच आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। यहाँ पर होता है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल। तो सेल अपने सराउंडिंग में जो चीज़ें छोड़ते हैं और जो चीज़ ले लेते हैं, यहाँ पर वो एक्सचेंज होता है। तो ब्लड कैपिलरीज लिंक में आती है सेल के या ऑर्गन के, टिश्यू के, ना कि मेन तुम्हारी वेन्स या फिर आर्टरीज आती हैं। तो ये स्मॉल स्मॉल ट्यूब्स होती हैं जो अंदर तक फैली हुई होती हैं, जिन्हें आप कैपिलरीज कहते हैं, और उनकी वॉल्स भी बहुत थिन होती हैं। तो ये इनके बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं। आर्टरीज वेन्स के बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं कि यहाँ पर ये एक्सचेंज का हो जाता है। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल टेक प्लेस अक्रॉस दिस थिन वॉल। तो इस थिन वॉल की वजह से ही यहाँ पर एक्सचेंज पॉसिबल होता है। द कैपिलरीज आर जॉइंड टुगेदर
टू फॉर्म वेन, और फिर वो सारी की सारी जुड़ जाती हैं। एक बार फिर समझाती हूँ। सपोज़ ये आर्टरीज़ है, आर्टरीज़ में ऑक्सीजन वाला ब्लड है, वो ऑक्सीजन वाला ब्लड कैपिलरीज़ के थ्रू अंदर अंदर चला गया और यहाँ सेल थे, इन सेल्स ने इसे इस्तेमाल कर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज़ करी, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी रिलीज़ करे, और फिर यहाँ से कैपिलरीज द्वारा ये वाले वेस्ट प्रोडक्ट कहाँ पहुँचा देंगे, वेन्स पे। तो ये थी तुम्हारी आर्टरीज, ये था तुम्हारा वेन्स। तो सेल के पास भी पहुँच गए और ये ऑक्सीजन वाला ब्लड था, उसने दे दिया, इन्होंने दिया किसके थ्रू, कैपिलरीज के थ्रू, मिल गया सेल्स को, सेल ने इस्तेमाल कर लिया, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर दी, और ये कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड एक बार फिर कैपिलरीज के थ्रू किस में मिल गया, मेन वेन में। और ये वेना कावा या ये वेन इसे कहाँ तक पहुँचा देगी, हार्ट तक, और हार्ट कहाँ तक पहुँचा देगा, लंग्स तक, और लंग्स क्या करेगा, इसे हमारी बॉडी से थ्रो आउट करके हमारी बॉडी से बाहर निकाल देगा। हमारे ब्लड में डिफरेंट टाइप ऑफ सेल होते हैं, रेड ब्लड सेल होते हैं, वाइट ब्लड सेल होते हैं, और प्लेटलेट्स होते हैं। तो आरबीसी का काम है भाई, उसमें तो हीमोग्लोबिन है जो पिगमेंट है और जो ऑक्सीजन को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में। फिर आता है डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड सेल, वो है तुम्हारे फाइटर, जो भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी में होता है हमारे लिए एंटीबॉडीज़ बनाना, हमारे इम्यून सिस्टम को चलाना, वो होता है तुम्हारे डब्ल्यूबीसी का काम। अब आते हैं प्लेटलेट्स का क्या काम होता है। प्लेटलेट्स का क्या काम होता है, ये बाहर वाली चीज़ तो सबको पता होगी, जब हमारे को कभी चोट लग जाए, सपोज चोट लग जाए, खून निकल जाता है, अगर हमने कुछ भी नहीं लगाया तब भी ये खून थोड़ी देर में बंद हो जाएगा, और धीरे धीरे यहाँ पर एक ब्लैक चढ़ जाएगा, जिसे कहते हैं ब्लड की क्लॉटिंग होनी शुरू हो जाएगी, और धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। तो ये तो बाहर का हुआ, तो यानी ब्लड क्लॉटिंग करना प्लेटलेट्स का काम होता है एक, मगर और भी काम हो सकते हैं। सब उस अंदर भी तो रैप्चर होती होगी कभी ना कभी ब्लड वेसल्स, तो अगर अंदर कोई ब्लड वेसल रैप्चर हो गई तो उसे भी अंदर यहाँ से कोई ब्लड वेसल टूट गई तो इसे भी ठीक करने का काम किसका होता है, प्लेटलेट्स का ही काम होता है। सिर्फ क्या ब्लड वेसल का टूटना बहुत कम नुकसान करता होगा, नहीं, अगर पाइप तुम्हारा कहीं से कट रखा हो तो वहाँ से पानी लीक होता है, वो ठीक है, लेकिन पानी का प्रेशर आगे भी कम हो जाता है, ये भी तो सच है। तो उसी तरह से अगर अंदर हमारी बॉडी के अंदर कोई भी ब्लड वेसल किसी की वजह से वर्न आउट हो गई, थोड़ी सी कटा गई, तो उससे एक ही नहीं होता कि अंदर ब्लड का नुकसान हो रहा है, दूसरा होता है कि प्रेशर कम हो जाता है ब्लड का, ब्लड उस प्रेशर से आगे जाता नहीं है, अगर वो आगे जाता नहीं तो ईच एंड एवरी सेल के पास नहीं पहुंचता, तो नुकसान बहुत ज़्यादा है। तो प्लेटलेट का ये काम है। तो प्लेटलेट का बुक से पढ़ते हैं काम, व्हाट हैपन्स इफ़ दिस सिस्टम ऑफ द ट्यूब डेवलप ए लीक। तो अगर ये ब्लड का जो सिस्टम है, ब्लड वेसल्स का जो सिस्टम है, उसमें कोई लीक हो जाए तो क्या होगा। तो ऐसी एक सिचुएशन होगी तो क्या होगा, नेचुरली द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द सिस्टम हैज़ टू बी मिनिमाइज। तो नेचुरली कुछ टाइम बाद वो मिनिमाइज करना ही करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा। इन एडिशन द लीकेज वुड लीड टू ए लॉस ऑफ प्रेशर। और इसके साथ साथ ये नुकसान तो होगा कि ब्लड इधर उधर हो रहा है, फैल रहा है बॉडी में, या बॉडी के बाहर चोट लगी है तो बॉडी के बाहर जा रहा है, ब्लड खराब हो रहा है, लेकिन अब इससे क्या होगा, रिड्यूस भी तो हो जाएगी किसकी इफ़िशेंसी, लॉस हो जाएगा प्रेशर का, विच वुड रिड्यूस द इफ़िशेंसी, और जिसकी वजह से इफ़िशेंसी कम हो जाएगी। किसकी इफ़िशेंसी कम हो जाएगी, पंपिंग सिस्टम की। देखो ब्लड को पंप करता है हार्ट की ईच एंड एवरी पार्ट तक पहुँची, लेकिन अगर जिस पाइप के थ्रू पंप करता है उसी में कोई लीकेज हो जाए तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ब्लड हर जगह पहुँच नहीं पाएगा। टू अवॉइड दिस द ब्लड हैज़ प्लेटलेट। इसी को अवॉइड करने के लिए ब्लड के पास प्लेटलेट्स होते हैं विच सर्कुलेट अराउंड द बॉडी, जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट होते हैं, प्लग दीज लीक्स, और जल्दी से इन लीक्स को बंद कर देते हैं बाय हेल्पिंग टू क्लॉट द ब्लड एट दीज पॉइंट ऑफ इंजरी। जल्दी से किसकी हेल्प से, क्लॉट कर लेते हैं ब्लड को एट दिस पॉइंट ऑफ इंजरी, इस चोट पर। तो ये आपका प्लेटलेट का काम आ गया अच्छा सा। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द प्लेटलेट, तो आप कहोगे द ब्लड हैज़ प्लेटलेट cell which circulate around the body and plug these leaks हैं any leak, these की जगह तुम क्या लिख दोगे, any leak by helping to clot blood at this point of injury।